हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बच्चों कुछ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इसके बगैर आप गॉस प्रमेय और उनके अनुप्रयोगों को पढ़ नहीं सकते और समझ नहीं सकते। अगर आज आप ये 3 टॉपिक्स समझ गए तो आप आसानी के साथ बच्चों गॉस प्रमेय और उनके अनुप्रयोग जो महत्वपूर्ण डेरिवेशंस हैं उनको कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको क्षेत्र सदिश, विद्युत फ्लक्स और आवेशों का वितरण बताने वाला हूं। यहां से भी परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर देखें हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 1 नंबर के 2 नंबर के, वो यहां से पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा एरिया वेक्टर की। ऐसे तो हम क्लास 11 में पढ़ते हैं कि एरिया जो होती है बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, मगर यहां पर हम एरिया को विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ेंगे एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगी बच्चों, एक सदिश राशि हो जाएगी। किसी भी पृष्ठ का या किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा उसका डायरेक्शन उस पृष्ठ के कैसा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और एरिया वेक्टर को हम एन कैप से दिखाते हैं बच्चों। अगर लिखना होगा तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू एन कैप लिखेंगे। यहां पर आपको याद रखना जरूरी है बच्चों कि एन कैप क्या है। एन कैप होता है बच्चों लंबवत मात्रक सदिश जो क्षेत्र की दिशा बताता है। क्या बोलेंगे हम इसको, लंबवत मात्रक सदिश कहते हैं। बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। एक लाइन में याद रखना कि किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, उसके लंबवत होता है। ठीक है। अगर मैं कोई इनरेगुलर शेप की बात करूं, किसी अनियमित आकार की अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर आपको कुछ ऐसा शेप दिया है तो बोलेंगे अगर इसका एरिया वेक्टर हमको कैसे निकालना है, क्योंकि शेप जो है अनियमित है। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा हम इसका पार्ट ले लेते हैं बच्चों, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, वहां पर हम एक ठीक है साइज बना लेंगे और इस पार्ट को हम नाम देते हैं डीएस। अगर ये सरफेस ऐसा है तो छोटे पार्ट को नाम देते हैं डीएस और इसके परपेंडिकुलर हम इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं एन कैप। ये आप कहीं पर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो यहां पर ले सकते हैं। ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन एन कैप होगा, ये डीएस होगा। अगर आप यहां पर छोटा सा पार्ट लेते हैं बच्चों तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये एन कैप होगा और ये डीएस होगा। और इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे हम एरिया वेक्टर की जगह में यहां डीएस आ जाएगा बच्चों और ये आ जाएगा डीएस इंटू एन कैप। एन कैप हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा, डायरेक्शन की बात की तो। क्लियर है बात एरिया वेक्टर आपको। ठीक है। एक लाइन में याद रख सकते हैं, किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा ठीक है उस एरिया के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब मैं बात करूंगा बच्चों विद्युत फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, प्रवाह। जैसे कोई नदी है, नदी में अगर जल बह रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम वाटर फ्लो कहेंगे। वैसे ही बच्चों विद्युत क्षेत्र में जब विद्युत फ्लो होती है, विद्युत किस रूप में फ्लो होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में फ्लो होती है। ठीक है। तो अगर किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बह रही है तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है और इसे हम डिनोट करते हैं बच्चों फाई से, या बहुत सारी जगह पर फाई ई से भी डिनोट किया जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ओके। चलिए अब मैं बात करूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस चीजों पर डिपेंड करता है। अगर हम फार्मूला निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए तो वो फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, तो क्या होना जरूरी है बच्चों, विद्युत क्षेत्र को स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर विद्युत क्षेत्र अच्छा होगा, प्रबल होगा, अधिक शक्तिशाली होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी। अगर विद्युत क्षेत्र कमजोर हुआ तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या फ्लक्स है। तो फ्लक्स किस पर डिपेंड करती है, विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो फाई प्रोपोर्शनल टू ई, ये हमारा पहला नंबर है। दूसरे नंबर में हम देखेंगे बच्चों किस पर डिपेंड करेगा, फ्लक्स एरिया पर। यह भी डायग्राम से आप समझ सकते हैं। अगर एरिया ज्यादा हुआ तो उससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा, एरिया अगर छोटा हुआ, कम हुआ तो जो गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। तो क्या बोलेंगे, फाई किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर। ठीक है। फाई प्रोपोर्शनल टू ए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है,
अगर जो एरिया ले रहे हैं, ठीक है, जो क्षेत्र ले रहे हैं बच्चों, वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, एरिया विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो यहां पर देखिए एरिया का एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा, तो विद्युत क्षेत्र और ये जो एरिया है, एरिया वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 0 डिग्री। ठीक है, फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। इसको अच्छे से समझना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जो हमने एरिया लिया है बच्चों, वो विद्युत क्षेत्र के कैसा रखा हुआ है, लंबवत रखा है, मगर उसका एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है, इसलिए थीटा की वैल्यू 0, और इस स्थिति में गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या मैक्सिमम होती है, फ्लक्स क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है। अगर हम इस एरिया को विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दें, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की ओर चला जाएगा, विद्युत क्षेत्र ई उधर चला गया। अब बताओ विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री हुआ तो 90 डिग्री हुआ, फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, मिनिमम। क्यों मिनिमम हो रहा है, डायग्राम में हम देख पा रहे हैं एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है क्या, नहीं हो रही है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब थीटा इक्वल 0 के लिए फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए क्या हो रहा है बच्चों, फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है, और थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए फ्लक्स मिनिमम हो रहा है। तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास में जो 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है और 90 डिग्री पर मिनिमम होता है, वो है बच्चों कॉस। कॉस 0 मैक्सिमम, कॉस 90 मिनिमम। तो फाई किस पर डिपेंड किया बच्चों, कॉस थीटा पर डिपेंड किया। इस तरह से हमारे पास में तीन हमको, ठीक है, इक्वेशंस मिल गए। तीनों इक्वेशंस को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं बच्चों, तो मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा बच्चों फाई प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, या हम इसको लिखते हैं बच्चों फाई इक्वल, ठीक है, यहां पर जो कांस्टेंट आता है वो 1 होता है, तो फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हम इसके सदिश रूप की बात करें, तो ये दो सदिशों का क्या होता है बच्चों, अदिश गुणनफल के रूप में होता है। तो सदिश रूप में लिखना होगा तो हम फाई इजिकल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिखेंगे, ये ठीक है। कोई भी फार्मूला लिखने के बाद उसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है। तो मात्रक की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बच्चों, हमको मालूम है न्यूटन पर कूलम होता है। एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां पर हमारे पास जो मात्रक आएगा बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक और मात्रक होता है, ठीक है, एक दूसरा मात्रक भी होता है, यहां मैं फर्स्ट डाल देता हूं बच्चों, ये दूसरा। आप जो E है बच्चों उसको V अपॉन डी लिख सकते हैं। देखो ये फार्मूला जो है फाई इजिकल टू ई ए, तो आप लिख सकते हैं बच्चों V अपॉन डी, और A को A ही रहने दो। V का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, D का मात्रक मीटर, और A का मात्रक होता है बच्चों मीटर का स्क्वायर। तो ये मीटर और मीटर अगर कैंसल हुआ तो दूसरा मात्रक हमारे पास बनता है यहां वोल्ट मीटर। क्या बनता है बच्चों, वोल्ट मीटर। तो ये दोनों मात्रक याद रख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों मात्रक याद रखना। अब एक महत्वपूर्ण चीज और बताना चाहता हूं यहां बच्चों, प्रकृति कैसी होती है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, इसकी प्रकृति अदिश होती है, ठीक है, प्रकृति कैसी होती है बच्चों, अदिश होती है। और अदिश है तो जो विद्युत फ्लक्स है, अदिश है तो जो विद्युत फ्लक्स है बच्चों, वो विद्युत फ्लक्स कैसी हो सकती है, वो विद्युत फ्लक्स बच्चों, वो विद्युत फ्लक्स क्या हो सकती है, वो धनात्मक हो सकती है, ठीक है, वो ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है, और वो क्या हो सकती है बच्चों, शून्य भी हो सकती है। धनात्मक ऋणात्मक क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। तो अब मैं यही बात करने वाला हूं कि किस तरह से वो धनात्मक ऋणात्मक या शून्य होगी। चलिए देखते हैं। ये एक हमने अनियमित आकार फिर से ले लिया है। यहां कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके कहां जा रही है बच्चों, अंदर, और कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। यहां से कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर जा रही है, कुछ यहां से बाहर निकल रही है। अगर यहां पर मैं कोई शेप लूं, इस बड़े से सरफेस में एक छोटा सा शेप लूं बच्चों, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। देखते जाएंगे बच्चों किस तरह से हम लेते हैं। यहां पर मैं एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा मैं शेप ले रहा हूं। इसकी जो डायरेक्शन रहेगी बच्चों, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर रहेगी ये एन कैप। अब देखिए यहां विद्युत क्षेत्र और एन कैप के बीच बनने वाला एंगल ये कैसे दिखाई दे रहा है, ये थीटा की अगर वैल्यू बोले तो ये थीटा क्या दिखाई दे रही बच्चों, 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है,
ठीक है। अगर मैं ऐसे ही एक शेप यहां पर लूं बच्चों, ठीक है, यहां पर लूं, तो ये जो डायरेक्शन होगी बच्चों एन कैप की, इधर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों के बीच बनने वाला एंगल थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर किसी भी, ठीक है, किसी भी पृष्ठ के अंदर की ओर जा रही हैं तो जो थीटा की वैल्यू आती है वो हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा होती है, ठीक है। या तो 180 डिग्री आ रही है या तो 90 डिग्री से ज्यादा। ये 90 से ज्यादा 120 हो सकता है, 135 हो सकता है, 150 हो सकता है। अगर हम फ्लक्स पर कैलकुलेट करें, फ्लक्स के फॉर्मूले से अगर मैं कैलकुलेट करने के लिए चलूं बच्चों फाई ई की वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये कॉस थीटा है, ठीक है। और कॉस के लिए बच्चों 90 से ज्यादा वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 है तो कॉस क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा क्या आती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव है बच्चों तो फ्लक्स भी क्या होगा, निगेटिव होगा। फ्लक्स भी क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां से हमको पता चला कि जो इनवर्ड फ्लक्स होती है, जो अंदर की ओर आ रही होती है फ्लक्स, वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। याद रखना इसको। यहां से हमको क्या पता चला कि इनवर्ड फ्लक्स, किसी भी पृष्ठ पर प्रवेश करने वाली फ्लक्स जो होती है, ठीक है, जो इनवर्ड फ्लक्स होती है बच्चों, वो क्या होती है, वो निगेटिव होती है। वो क्या होती है बच्चों, निगेटिव होती है। ऐसी ही अगर मैं बात करूं बच्चों अब जो बाहर की ओर जा रही है, ठीक है, बाहर की ओर जा रही है, यहां पर भी अगर मैं छोटा सा एक क्या ले लेता हूं बच्चों, एक छोटा सा मैं यहां पास में एरिया ले लेता हूं, तो यहां पर बच्चों जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन एन कैप होगी और ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा, ये थीटा कैसे दिखाई दे रही है बच्चों, हमको लेस देन दिखाई दे रही है। थीटा कैसे दिखाई दे रही है बच्चों, लेस देन 90 डिग्री दिखाई दे रही है। अगर मैं यहां पर लूं बच्चों तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, एन कैप और ई की। यहां थीटा की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है बच्चों, 0 डिग्री। मतलब आउटवर्ड फ्लक्स के लिए थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री से कम होती है। और लेस देन 90 डिग्री आएगा, क्या आ गया बच्चों हमारे पास में, लेस देन 90 डिग्री आ गया। तो लेस देन 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, थीटा कैसा आ रहा है, लेस देन क्या आ रहा है बच्चों, 90 डिग्री। इसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, ये आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि कॉस थीटा भी क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो आउटवर्ड, क्या बोलेंगे बच्चों, जो आउटवर्ड फ्लक्स है, आउटवर्ड फ्लक्स है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो दो परिभाषाएं आपको मिल गई। किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणात्मक फ्लक्स होती है और बाहर की ओर जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम धनात्मक फ्लक्स कहेंगे। और अगर मान के चलो, ठीक है, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा ठीक इसके बाहर से जा रही बच्चों, इसके बाहर से जा रही, ये विद्युत क्षेत्र रेखा इसके बाहर से जा रही है। यहां पर अगर मैं कोई एरिया वेक्टर लूं तो ये इसका लंबवत मात्रक सदिश बाहर जा रही है, बनने वाला कोण थीटा का मान 90, थीटा का मान 90, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 0, cos 90 0, तो फ्लक्स फॉर्मूले में रखना, cos 90 0, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और 0 भी होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, जो आपको याद रखना चाहिए। आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एक होता है बच्चों असतत, असतत मतलब असमान रूप से। अगर कोई सरफेस है उसको हम आवेश दे रहे हैं, ये आवेश उसकी किसी पृष्ठ पर ज्यादा जा रहा है, किसी किसी भाग पर क्या जा रहा है बच्चों, कम जा रहा है, तो ये होता है असतत आवेश वितरण, ठीक है। ये होता है बच्चों असतत आवेश वितरण या असमान आवेश वितरण। और सतत, सतत क्या होता है, जब किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है। अगर ये कोई पृष्ठ है और इस पर आवेश बच्चों एक समान रूप से वितरित हो रही है सभी भागों पर, तो वो होता है हमारे पास में सतत या समान आवेश वितरण। बिल्कुल असमान है, ये असमान आवेश या असतत आवेश वितरण और ये समान आवेश वितरण। जब आवेश भिन्न भिन्न रूप से असमान रूप से वितरित होगी तो असमान, जब समान रूप से वितरित होगी तो वो समान या सतत आवेश वितरण। यहां पर तीन प्रकार के सतत आवेश वितरण होता है। एक होता है
रेखी चालक में जिसे हम रैखिक आवेश वितरण करते हैं, एक होता है बच्चों, ठीक है, किसी पृष्ठीय चालक में जिसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण करते हैं, और एक जिसमें आयतन होता है बच्चों, उसको हम आयतन आवेश वितरण करते हैं। और इसको परिभाषित करने वाले टर्म्स को हम दिखाते हैं रैखिक आवेश घनत्व। किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, इसको हम दिखाते हैं किससे, हम लैम्ब्डा से, और फार्मूला होता है लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है। मात्रक की बात करें इसके, तो मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है बच्चों कूलम, और लेंथ के लिए बच्चों मीटर, तो कूलम मीटर। सिंपल सा एक डायग्राम से बता सकते हैं, अगर ये है बच्चों तो इस तरह से ये एक रेखा में आवेश का वितरण हुआ, ठीक है, या रेखीय चालक में आवेश का एक समान रूप से वितरण होना रैखिक आवेश वितरण कहलाता है, और उसको जिस टर्म से दिखाते हैं वो क्या कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से सिंपल सा लॉजिक होता है इसका, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैं भी आपको बता देता हूं ना। देखो इधर क्या हुआ, देखो जैसे फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट में क्या हुआ, अगर Q आवेश जो है, अगर Q आवेश, इधर सुनिएगा ना, अगर Q आवेश नहीं, अगर L लेंथ पर, अगर मान के चलते हैं बच्चों L लेंथ पर कितना आवेश गया, Q, ठीक है, इसलिए एक लेंथ पर कितना आवेश जाएगा, Q बाई L। इसी को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और किससे दिखाते हैं, लैम्ब्डा से। वैसे ही बच्चों सेम, अगर A एरिया में कितना आवेश है, Q, तो यूनिट एरिया में आवेश का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों Q बाई A, ठीक है। और दिखाते किससे हैं, सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। मात्रक की बात करें बच्चों, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक Q का मात्रक कूलम, एरिया का मात्रक बच्चों मीटर, तो मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर स्क्वायर। फिर आता है बच्चों बात आयतन आवेश घनत्व की, किस चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको दिखाया जाता है बच्चों रो से, और रो इज इक्वल टू फार्मूला बनता है Q अपॉन V। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है, V आयतन में आवेश कितना, Q, इसलिए एक आयतन में आवेश की मात्रा बच्चों Q बाई क्या हो जाएगा, Q बाई क्या हो जाएगा बच्चों, V। ये मात्रक की बात करें इसके, तो मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक बच्चों कूलम, ठीक है, ये हो जाएगा कूलम, और आयतन का मीटर क्यूब, ओके। ये किसी V आयतन में आवेश, आवेश कैसे वितरित है बच्चों, एक समान रूप से वितरित है। ये अगर आप ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरह से समझते हैं, तो आपको जो बड़े डिराइवेशंस हैं, गॉस प्रमेय है, उनके अनुप्रयोग, उनको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों आपको हमारा जो चैनल है गोपाल सर फिजिक्स, वो आपको सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ बच्चों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी नाम है बच्चों गोपाल सर फिजिक्स, वो जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी, इस क्लास की जो पीडीएफ है बच्चों वो आपको मिलते रहेगी, ओके। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं बच्चों शाम को 7 बजे।